हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आप सब हमारी वीडियोस अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लास्ट सेशन है। येस, यू हर्ड इट राइट, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये लास्ट सेशन है और आई होप आपको पिछले जितने भी सेशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। अब पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनवायरमेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और आज के सेशन में हम देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स की हम स्टडी करेंगे। सो आज का सेशन देखने से पहले अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपकी पढ़ाई चालू रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब आज के सेशन में हमको पहला पैराग्राफ क्या बताया गया है? हमको इंट्रोडक्शन बताया गया है अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो, डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब आप बोलोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपके सामने जो पैराग्राफ दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर? जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो, डिसऑर्डर और डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है ये सबसे पहले समझ लो। डिसऑर्डर मतलब कोई ऐसा डिफेक्ट जो ठीक नहीं किया जा सकता, ओके, जो बच्चे को इनहेरिटेड होके मिला है, मतलब जो इनहेरिटेंस से आया है। और डिजीज़ मतलब क्या होता है? डिजीज़ मतलब कोई ऐसी बीमारी जो किसी फॉरेन एंटीजन के वजह से हुई है, ओके। बहुत ही पतली सी लाइन है डिजीज़ और डिसऑर्डर के बीच में। आपको ऑफन मतलब मैनी अ टाइम्स यू विल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू टर्म्स। बहुत बार इन दो टर्म्स के बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो बेसिकली अगर आप ब्रॉड मीनिंग देखो तो डिसऑर्डर का मतलब होता है जेनेटिक डिफेक्ट which cannot be cured, and disease is a particular kind of an infection which can mostly be cured. ओके, सो इसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जनरल इन्फॉर्मेशन जितना पता होना चाहिए उतना मैंने बता दिया है। अब देखो क्या बताया गया है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर? पढ़ते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द जीन। अब क्या होता है, ये लाइन अंडरलाइन करो, ऑल्टरेशन एंड म्यूटेशन इन द जीन। ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है? चेंजेस। आप कपड़े को ऑल्टर करते हो ना, कपड़ा लूज रहता है तो आप उसको फिट कराते हो, या फिट रहता है तो लूज करवाते हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टर करना। मतलब साइज को या किसी भी चीज़ को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके चेंज करना। तो जब आपके डीएनए में जीन कहाँ प्रेजेंट होती है? जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के ऊपर। तो जब आपके जीन्स आगे पीछे हो जाते हैं या उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या उनका अरेंजमेंट बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? म्यूटेशन। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी ये वर्ड सुना है, आप 12th स्टैंडर्ड में भी ये वर्ड बार बार सुनेंगे, और ये 4th चैप्टर में म्यूटेशन ये वर्ड बार बार आने वाला है। तो म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द जीन। और इसके वजह से कौन सी बीमारी होती है, मतलब कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? अगर आपका जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या आपके जीन्स ऊपर नीचे हो गए, या अचानक से कोई एक्स्ट्रा जीन ऐड हो गया, या कोई जीन डिलीट हो गया। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बॉडी में जितने जीन्स होने चाहिए उतने जीन्स होते नहीं है, डिलीट हो जाते हैं या एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। एक्स्ट्रा भी अच्छा नहीं है और कम भी अच्छा नहीं है, परफेक्ट होना चाहिए इफ़ द पर्सन हैज़ टू बी हेल्दी। सो अगर हमारा जीन ऑल्टर हो गया है, ऑल्टर मतलब कम हो गया या ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं हमको? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, जिनके बारे में हमने पढ़ा जब हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके, PKU एट्सेट्रा। सो ये सारे डिसऑर्डर्स कौन से कैटेगरी में आते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आते हैं। किस में आते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिनका लेना देना जीन से है। किससे है? जीन से है। और अब दूसरा जो टाइप का डिसऑर्डर है दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उसको क्या बताया गया है? ऑन द अदर हैंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ऑन द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, या तो कोई क्रोमोसोम कम होगा या तो कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात?
बेसिकली ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम, ये नंबर भी याद रखो। टोटल 46 होने चाहिए और उसमें से 44 ऑटोसोम्स होने चाहिए और 2 सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। अगर ऐसे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो पर्सन इज फाइन, लेकिन अगर आपको एक क्रोमोसोम कम या एक क्रोमोसोम ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? दिस डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स और देयर एबनॉर्मल अरेंजमेंट। समझो 46 क्रोमोसोम है लेकिन वो आगे पीछे अरेंज हो गए हैं, मतलब एक क्रोमोसोम अकेला हो गया है और उसका पार्टनर किसी दूसरे पेयर के साथ जाके 3 ग्रुप बना रहे हैं। मतलब समझो कि आपके स्कूल टीचर ने 2 ग्रुप बनाए, 2-2 स्टूडेंट्स के, लेकिन किसी एक ग्रुप का मेंबर निकल गया, वो दूसरे ग्रुप के साथ जाके जुड़ गया, तो ये मेंबर अकेला रह गया और दूसरे ग्रुप में 3 मेंबर्स हो गए। तो है टोटल 46 क्रोमोसोम, लेकिन अरेंजमेंट गड़बड़ हो गई। तो अरेंजमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब पेयर्स में होने चाहिए, उनका होमोलोगस पेयर होना चाहिए। होमोलोगस मतलब ऐसा भी नहीं कि ये वाला मतलब हाइट वाला क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके अरेंज हो जाए, नहीं, अरेंजमेंट भी होमोलोगस होनी चाहिए, नंबर भी टोटल बराबर होना चाहिए, ऑटोसोम्स का नंबर भी चेक करना होता है और सेक्स क्रोमोसोम का नंबर भी चेक करना होता है। अदरवाइज आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब पता चलेगा कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल क्या है? मतलब अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में गड़बड़ हो जाती है या अरेंजमेंट में गड़बड़ हो जाती है तो कौन से डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं? डाउन सिंड्रोम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम एटसेट्रा। इन तीनों सिंड्रोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं थैलासीमिया। थैलासीमिया कौन से टाइप के डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है? मेंडेलियन डिसऑर्डर का। मतलब इसका लेना देना है जीन से। किसका लेना देना है इसका? जीन से। आपने सुना होगा बहुत बार थैलासीमिया ये वर्ड। दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू ब्लड, इट इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। देखो हमको पता है कि आरबीसी होता है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सी दिस इज आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने चेन से बना है? 4 चेन से बना है। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने चेन से बना है? 4 अलग अलग चेन से बना हुआ है। ओके, और ये जो चेन्स है हमने रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी देखा था कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 चेन से बना हुआ होता है। तो इसके बारे में देखो पढ़ते हैं आगे क्या बताया गया। पहले थियोरी पढ़ते हैं तो मैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। थैलासीमिया इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटिव रिसेसिव डिजीज। क्या बताया गया हमको इधर पे? ये एक ऑटोसोमल डिजीज है। ऑटोसोमल मतलब इसके जीन्स कहाँ से गड़बड़ होंगे? ऑटोसोम से। इसका सेक्स क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सो इट इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिजीज। रिसेसिव बोला मतलब क्या है कि अगर जीन्स, दोनों जीन्स रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है फीमेल में, तो फीमेल को थैलासीमिया होगा, और मेल में अगर एक भी रिसेसिव जीन है थैलासीमिया का तो मेल में थैलासीमिया होगा। इसको हम बोलते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर। हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है रिसेसिव डिसऑर्डर और डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में। ओके, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन चेन्स, ग्लोबिन चेन्स जिनको हम बोलते हैं। सो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिनमें से 2 चेन अल्फा चेन्स होती हैं और 2 चेन बीटा चेन्स होती हैं। सी द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर सो दैट 2 चेन्स आर अल्फा चेन्स एंड द अदर 2 चेन्स आर बीटा चेन्स। ओके, इस तरीके से कुछ इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। सो ऐसे टोटल 4 चेन्स है, जिनमें से 2 चेन अल्फा चेन है और 2 चेन बीटा चेन्स है। सो द सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। अब देखो इधर पे मैं आपको लिख कर बता रही हूँ, हमारे जो अल्फा चेन्स हैं, ये अल्फा चेन्स कौन बनाता है या इनका प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे जो 2 अल्फा चेन्स हैं, ये 2 अल्फा चेन्स किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं 2 जीन्स के ऊपर। दीज अल्फा चेन्स डिपेंड ऑन 2 जीन्स, HbA1 एंड HbA2, हीमोग्लोबिन अल्फा 1, हीमोग्लोबिन अल्फा 2। सो हमारे जो अल्फा चेन्स हैं वो 2 जीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, HbA1 जीन एंड HbA2 जीन। और हमारे जो बीटा चेन्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? Wait, let me write. Our 2 beta chains, they depend on whom? The 2 beta chains depend on only 1 gene. कौन सी जीन है उनके लिए? HBB. BB मतलब बीटा, हीमोग्लोबिन बीटा जीन, ऐसे याद रखो। ओके, ये वाले जो जीन्स हैं ये कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं?
HbA1 एंड HbA2, देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आपका समझो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। कुछ जीन्स नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, और कुछ जीन्स दूर दूर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो ये HbA1 जीन और HbA2 जीन कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। कौन से क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 16 पे। और HbB वाले जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो देखो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 जीन्स चाहिए। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने जीन्स चाहिए, 3 जीन्स चाहिए, HbA1 जीन, HbA2 जीन एंड HbB जीन। और ये तीनों जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे अवेलेबल है, ये वाले जीन्स क्रोमोसोम नंबर 16 पर और बीटा चेन वाले जीन्स क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो देखो अब आगे होता क्या है, क्या बोला हमने लास्ट पॉइंट, द सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय, अल्फा चेन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब अल्फा चेन्स का प्रोडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, दे आर कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HbA2। ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, मतलब नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट है। अब तक आपको लिंक्ड वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, लिंक्ड मतलब नज़दीक नज़दीक होना, ओके ऑल राइट। एंड ऑन क्रोमोसोम 16, ये जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16, while the synthesis of beta chain is controlled by HbB gene, by only one single gene, that is HbB gene, and it is present on chromosome number 11। तो अब होता क्या है, डिफेक्ट कैसे होता है, थैलासीमिया होता कैसे है। So depending upon which chain of hemoglobin is affected, thalassemia is classified as alpha thalassemia and beta thalassemia। तो अब क्या होगा कि हमारा ये हीमोग्लोबिन जो है 4 चेन से बना है, 2 अल्फा 2 बीटा। इसमें से अगर एक भी चेन डिफेक्टिव हो गया तो पहले हम पता करते हैं कि कौन सा चेन डिफेक्टिव हुआ है, अल्फा वाला चेन डिफेक्टिव हुआ है या बीटा वाला चेन डिफेक्टिव हुआ है, और फिर हम कंफर्म करते हैं कि पर्सन को अल्फा थैलेसीमिया है कि बीटा थैलेसीमिया है। अगर अल्फा थैलेसीमिया है मतलब इन दोनों में से कोई तो एक जीन गड़बड़ है, और इन दोनों जीन को अगर चेक करना है तो हमको क्रोमोसोम नंबर 16 को चेक करना पड़ेगा। तो जब आप करियोटाइपिंग करोगे, करियोटाइपिंग मतलब स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, तो करियोटाइपिंग के टाइम पे आप क्रोमोसोम नंबर 16 चेक करोगे कि इसके ऊपर के ये 2 जीन्स जो हैं इनमें से कौन सी चेन डिफेक्टिव है जिसके वजह से अल्फा चेन डिफेक्टिव हो गई है और इंसान को अल्फा थैलेसीमिया हो गया है। और बीटा थैलेसीमिया अगर हुआ है तो कौन सा क्रोमोसोम चेक करेंगे हम, क्रोमोसोम नंबर 11। उस क्रोमोसोम के ऊपर की कौन सी जीन, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स होती हैं, तो इस क्रोमोसोम की कौन सी जीन चेक करेंगे हम, HbB जीन, ओके। सो अगर अल्फा चेन डिफेक्टिव है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन डिफेक्टिव होगी तो बीटा थैलेसीमिया। It is caused due to deletion or mutation of gene which codes for alpha and beta globin chains that result in abnormal synthesis of hemoglobin। तो होता क्या है बेसिकली कि ये जो जीन्स होते हैं, इंसान को अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया कब होगा, जब उसका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। देखो थैलेसीमिया की वजह से क्या होता है, पहले ये बता दूं, थैलेसीमिया की वजह से आपका हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन कैरी करना। अगर मेरा कैरियर ही वीक है, समझो आपको लेटर पहुंचाना है लेकिन आपका पोस्टमैन बीमार है, तो आपका लेटर पहुंचेगा क्या, नहीं। तो उसी तरीके से आपका हीमोग्लोबिन वीक है तो आपके मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेंगे क्या, नहीं। तो अगर मुझे बॉडी का रेस्पिरेशन कंटिन्यू रखना है, ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाना है, तो हीमोग्लोबिन हेल्दी होना चाहिए। हीमोग्लोबिन को हेल्दी रखने के लिए क्रोमोसोम्स हेल्दी होने चाहिए, चेन्स हेल्दी होनी चाहिए, मतलब जीन्स हेल्दी होंगी तो चेन्स हेल्दी बनेंगे। सो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू, अगर इनमें से कोई एक भी जीन डिलीट हो गया या म्यूटेट हो गया, म्यूटेट मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए, तो चेन नहीं बनेगी या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा और बॉडी का रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा। सो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ जीन्स विच कोड्स फॉर अल्फा एंड बीटा चेन्स। ग्लोबिन चेन्स मतलब पेप्टाइड चेन्स, ये पॉलीपेप्टाइड है ना, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, प्रोटीन का दूसरा नाम है ग्लोबिन, ओके। सो इट अफेक्ट्स ग्लोबिन चेन्स दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर जीन्स डिफेक्टिव हो जाएंगे तो चेन्स डिफेक्टिव होंगे, चेन्स डिफेक्टिव होंगे तो पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिफेक्टिव हो जाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिफेक्टिव हो जाएगा तो इंसान के अंदर कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मतलब अगर किसी को थैलेसीमिया है तो उसको फिजिकल सिम्टम्स कैसे पहचाने जा सकते हैं। इन थैलेसीमिया द पर्सन शोज सिम्टम्स लाइक अनेमिया, अनेमिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ आरबीसी या लैक ऑफ आरबीसी, कम ब्लड सेल्स होना, बॉडी में कम ऑक्सीजन ट्रांसफर होना, सो अनेमिया।
पेल येलो स्किन, आपका अगर ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है तो स्किन येलो पड़ने लग जाएगी, क्योंकि स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो सेल्स डेड होने लग जा रहे हैं। ओके, सो पेल येलो स्किन, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी, आपके रेड ब्लड सेल का भी शेप बदलेगा क्योंकि उसके अंदर का हीमोग्लोबिन का शेप बदल रहा है। ओके, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डार्क कलर का यूरिन निकलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर सम फिजिकल सिम्टम्स विच अ पर्सन कैन यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड टू दीज पेशेंट्स। अगर कोई इंसान मेजर थैलेसीमिया है, मेजर थैलेसीमिया मतलब अगर उसका ग्लोबिन चेन टोटली डिफेक्टेड है, तो फिर उस इंसान को जिंदा रहने के लिए हर पर्टिकुलर टाइम के बाद पूरे की पूरी बॉडी का ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, मतलब पूरा ब्लड चेंज कराना पड़ता है। सो मैसिव मतलब बहुत बड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड टू दीज पेशेंट्स। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल अनेमिया। देखो, हमने सिकल सेल अनेमिया के बारे में रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने अब तक रेस्पिरेशन चैप्टर नहीं देखा है तो ज्ञान लैब चैनल सर्च करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ और वहाँ पर आपको रेस्पिरेशन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो बेसिकली सिकल सेल अनेमिया में क्या होता है, सिकल सेल मतलब आपका जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाता है, आपका जो रेड ब्लड सेल है वो सिकुड़ जाता है। आपका रेड ब्लड सेल ऐसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, लेकिन वो श्रिंक हो गया है और मून के शेप का बन गया है। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर का आरबीसी, उसके अंदर का हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन पहुंचा रहा था। ओके, सो सिकल सेल अनेमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है। जो आपका थैलेसीमिया है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया गया है, थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल अनेमिया। द फॉर्मर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मोलिक्यूल, while the latter is the qualitative problem of synthesizing an incorrectly functional globin। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि आपका जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया में क्या होता है, आपके ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम बनते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है, आपके ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम बनते हैं। द फॉर्मर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। और सिकल सेल अनेमिया में क्या होगा, while the latter is qualitative problem of synthesizing an incorrectly functional globin। मतलब एक डिजीज में ग्लोबिन का फंक्शन ही इनकरेक्ट होगा और एक बीमारी में, एक डिसऑर्डर में आपका सेल जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे। देखो, हाँ, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में। हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि उसके पास एक डिफेक्टिव जीन होता है एस, जो कि एस प्रोटीन, जो कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से आरबीसी का शेप श्रिंक हो जाता है। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ही कम बनते हैं। सो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बन रहे हैं। और सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो है लेकिन उसका फंक्शन नहीं हो रहा है। मतलब एक केस में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही कम है और दूसरे केस में उस मॉलिक्यूल है लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहा है। इसीलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, थैलेसीमिया क्या बोला गया है हमको इधर पे, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यूअर ग्लोबिन मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेंगे, कोई ना कोई चेन नहीं बनेगी जिसकी वजह से ग्लोबिन मॉलिक्यूल इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो वो हो जाएगा थैलेसीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, इनकरेक्टली फंक्शनल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा जिसके वजह से फिर से फंक्शन नहीं होगा। तो बीमारी चाहे थैलेसीमिया हो चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, दोनों डिसऑर्डर हैं, दोनों ब्लड डिसऑर्डर है, दोनों के वजह से पर्सन माइट सफर फ्रॉम एक्सट्रीम प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस। समझ में आई बात यहाँ तक। तो ये था एक मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल देखा हमने, मेंडेलियन डिसऑर्डर का। अब हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो देखो, डाउन सिंड्रोम के बारे में हमको क्या बताया जा रहा है, डाउन सिंड्रोम के बारे में हमको क्या बताया जा रहा है, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है 21st ट्राइसोमी। क्या नाम है डाउन सिंड्रोम का दूसरा, 21st ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब क्या होता है, ट्राई मीन्स 3 एंड सोमी मीन्स क्रोमोसोम्स, और 21 मतलब क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर। मतलब यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर दूसरा पेयर, यहाँ पर तीसरा पेयर, यहाँ पर चौथी जोड़ी, ऐसे करके टोटल जितने भी 23 पेयर्स हैं। तो जो 21st पेयर होगा क्रोमोसोम का, वहाँ पर आपको 3 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। जो 21st पेयर होगा वहाँ पर आपको कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, 3 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। मतलब 21st क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम्स है। तो देखो ये कैसे होता है और इसके वजह से क्या होता है।
Down syndrome is named after physician John Langdon Down, who first described this autosomal chromosomal disorder. फिर से वही बात है, ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है. कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोजोमल. ऑटोजोमल मतलब इसका सेक्स क्रोमोसोम से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 21st क्रोमोसोम के वजह से हो रहा है. और सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है? 23rd क्रोमोसोम. लास्ट क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स होता है. ओके. सो ये डाउन सिंड्रोम कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन लैंगडन डाउन, और उनके नाम के वजह से ही इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं. इस सिंड्रोम में क्या होता है? दिस सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम की. इट शोज प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ होमोलोगस पेयर. होमोलोगस पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम. तो 2 क्रोमोसोम की जगह पर हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? 3 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं. और ये रेगुलर पेयरिंग के हिसाब से डिफरेंट है. रेगुलर केस में 2 ही क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं? 3 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं. तो इसका मतलब दिस इज अ लिटरल डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेयरिंग. ओके, ऑल राइट. दीज इंडिविजुअल्स विल हैव 47 क्रोमोसोम्स. ऐसे में क्या होगा कि ये जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होंगे उनकी बॉडी में 46 की जगह कितने क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे? 47 क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, क्योंकि बाकी सारे पेयर कंप्लीट है, लेकिन 21st क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, जिसके वजह से इस इंसान के अंदर टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो गए हैं. सो दीज इंडिविजुअल्स विल हैव 47 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल नंबर 46. 21st chromosome occurs due to non-disjunction और failure of separation of chromosomes during gamete formation. और ये क्यों होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ से आता है? जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे जब एनाफेज होता है, आपने ऐसा फेज देखा होगा, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बन जाता है. और फिर एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में आधे क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ जाते हैं और आधे क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ आते हैं. करेक्ट ना? ये उल्टा बना दिया मैंने. हाँ, आधे क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ जाते हैं और आधे क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ जाते हैं. स्पिंडल फाइबर उनको खींच लेती है और फिर ये यहाँ पर सेल डिवीजन हो जाता है. मतलब यहाँ पर फिर 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और ये बन जाते हैं गैमेट. तो ऐसे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अगर यहाँ पर सेपरेशन नहीं हुआ होगा, यहाँ पर सेपरेशन के टाइम पे समझो ऊपर की तरफ 22 क्रोमोसोम्स आए होंगे और यहाँ पर गलती से 23 की जगह 24 आ गए होंगे, तो आगे जाके इस इंसान में हमको डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? डाउन सिंड्रोम. ये चाहे मेल का स्पर्म हो सकता है, ये मेल गैमेट हो सकता है या फीमेल गैमेट हो सकता है, लेकिन अगर ये वाला गैमेट अपने अपोजिट सेक्स गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा तो उस अपोजिट सेक्स गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 होंगे. तो 23 और 24 प्लस करके कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 27. तो ये सब कुछ कब होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे, जब फीमेल मतलब जो मदर है, उस मदर के बॉडी के जो सेक्स सेल्स हैं जब वो मियोसिस करते हैं, तो मियोसिस के टाइम पे जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अगर क्रोमोसोम्स बराबर से सेपरेट नहीं हो पाए, एनाफेज में अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसके वजह से आगे जाके वो पर्सन को डाउन सिंड्रोम फेस करना पड़ सकता है. सो दीज हाँ, कहाँ थे हम? यस, 21st ट्राइसोमी अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन. मतलब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ये वाला क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाता है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम एज इट इज यहाँ आ जाता है. सो नॉन डिसजंक्शन मीन्स नो सेपरेशन. सो दिस अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन और फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब जब गैमेट बन रहे थे तो ये क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाया. सेपरेट हो जाता है, इसके क्रोमैटिड्स अगर सेपरेट हो जाते तो नॉर्मल बच्चा होता, लेकिन इसके क्रोमैटिड्स या इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नहीं हुए, जिसके वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया. दिस इंसिडेंस of non-disjunction is distinctly higher in mothers who are over 45 years old. तो क्या बोला गया हमको इधर पे कि अगर कोई औरत, कोई लेडी 45 इयर्स के बाद प्रेग्नेंट हो रही है तो उनके जो सेक्स सेल्स होंगे, उन सेक्स सेल्स में हमको ऐसे क्रोमोसोमल डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. तो मतलब दिस इज़ अ रेयर डिसऑर्डर. ये इतना ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिसऑर्डर है, क्योंकि वैसे भी फीमेल्स का मीनोपॉज 45-50 के एज में आ जाता है. उनके पीरियड स्टॉप हो जाएंगे तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी. लेकिन अगर वो 45 के आसपास अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनके सेक्स सेल्स डिफेक्टिव तरीके से सेपरेट हो सकते हैं, जिसके वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है. और ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है. तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि
डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम पे होता है? 21st क्रोमोसोम पे, और इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो टोटल डाउन सिंड्रोम पेशेंट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 47 क्रोमोसोम्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमेट्स अलग नहीं हो पाते हैं नॉन डिसजंक्शन के वजह से। इतना आपको याद रखना है। तो डाउन सिंड्रोम समझ में आया आपको? देखो आगे कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। These patients have mild और moderate mental retardation, मतलब डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या क्या देखने को मिलता है हमको? सो दीज पेशेंट्स, डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं, दे हैव माइल्ड मतलब लिटिल और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, एंड स्केलेटल डेवलपमेंट इज़ पुअर, और उनकी बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती है। वो एकदम अजीब तरीके का उनका बॉडी शेप होता है। सर उनका या तो एकदम अंडे जैसा होगा ओवल शेप का, या बहुत बड़ा होगा, या बॉडी छोटी होगी या बड़ी होगी, मतलब उनकी बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती है। डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स लाइक स्मॉल हेड, उनका अगर मतलब आपको ऐसे फिजिकल अपीयरेंस बताया जाए तो इनका एकदम पर्टिकुलर चीज़ कैसे क्या क्या देखने को मिल सकती है? इनका सर छोटा होता है, कान छोटे छोटे होते हैं, मुंह एकदम छोटा सा होता है, मतलब सर में आँख कान नाक कुछ दिखेगा ही नहीं, सब छोटा छोटा दिखेगा। सो डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स लाइक स्मॉल हेड, ईयर्स एंड माउथ। फेस इज टिपिकली फ्लैट, चेहरा यूजुअली फ्लैट होता है। देखो लोगों का चेहरा राउंड होता है, स्क्वायर होता है, तो इनका चेहरा फ्लैट होता है। ओके, सो फेस इज टिपिकली फ्लैट एंड राउंडेड विथ फ्लैट नोज, ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग। इनका मुंह हमेशा, जो बच्चे आपने देखे होंगे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स, उनका मुंह हमेशा खुला रहता है, जीभ हमेशा बाहर लटकती रहती है, मतलब वो 20-22 साल के हो जाते हैं फिर भी उनका दिमाग नहीं बढ़ता है, सिर्फ शरीर बढ़ता है और एज बढ़ती है। सो माउथ ओपन, प्रोट्रूडिंग टंग मतलब बाहर लटकी हुई टंग। आइज स्लैंट अप, आँख हमेशा मतलब खोल के रखेंगे ऐसे बड़े बड़े, आइज स्लैंट अप एंड आउट विथ इंटरनल एपिकैंथल फोल्ड्स, मतलब उनकी आंख ऐसे बड़ी बड़ी होती है और ये जो ऊपर के लेयर्स जो होते हैं ये ग्रोथ नहीं होते, आपके ये जो पलके हैं और आंख के ऊपर की जो स्किन है वो डेवलपमेंट नहीं होती है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में, तो उनकी आंख एकदम बड़ी बड़ी बटन के जैसे दिखाई देती है। फ्लैट हैंड्स, हाथ एकदम फ्लैट होते हैं, एंड स्टबी फिंगर्स एंड पाम इज ब्रॉड विथ सिंगल पार्मर क्रीज, उनका हाथ एकदम फ्लैट होता है और जैसे अपने हाथ से कैसे बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं, बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, उनके हाथ में एक सिंगल लाइन होती है, ज़्यादा लाइंस नहीं होती उनके हाथ में। सो दीज आर टिपिकल डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टर्स जिससे आप एक डाउन सिंड्रोम पेशेंट को पहचान सकते हो। तो ये किसके वजह से हुआ, फिर से बोल रही हूँ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है, सीईटी में या नीट में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम पे होता है? 21st क्रोमोसोम पे। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए हम इसको 21st ट्राइसोमी बोलते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में? 47 क्रोमोसोम्स। ये कब हुआ? नॉन डिसजंक्शन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हुआ। ओके, ऑल राइट। तो देखो आपको क्रोमोसोम अरेंजमेंट बताया गया है टेक्स्ट बुक में किस तरीके से। 21st क्रोमोसोम पे देखो, यहाँ पे 21st क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम्स है, बाकी सारे क्रोमोसोम्स नॉर्मल है। अगर मेल होगा तो XY और फीमेल होगी तो XX, वो सब छोड़ दो, आप 21st क्रोमोसोम देखो, वहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स है, इसीलिए टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं इनमें? 47, विच इज़ अ डिसऑर्डर। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्या बताया गया है? X मोनोसोमी और X0 फीमेल्स, मतलब कि इनका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। सेक्स क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, अगर फीमेल है तो XX होगा, मेल है तो XY होगा, लेकिन इनके केस में सिर्फ एक X रहता है, दूसरा क्रोमोसोम रहता ही नहीं है। सो अब ऐसे में वो मेल है कि फीमेल है, चलो देखते हैं। इट इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये कौन सा डिसऑर्डर है? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ओके, सो दिस इज सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर, एंड इट इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनते वक्त अगर कोई क्रोमोसोम सेपरेट होना भूल गया होगा तो देखो इसमें कैसे 22 क्रोमोसोम्स आए, तो ये तो इनकम्प्लीट रह गया ना, यहाँ एक्स्ट्रा चले गया इसीलिए ये डाउन सिंड्रोम बन गया, लेकिन यहाँ कम है तो ये टर्नर सिंड्रोम बन जाएगा। ओके, मतलब ये सेल्स, ये गैमेट्स जब अलग अलग होंगे तो आगे जाके इनका जब सेल डिवीजन हो जाएगा तो ये एक गैमेट बनेगा, ये एक गैमेट बनेगा। इस गैमेट में सिर्फ 22 क्रोमोसोम्स है, इस गैमेट में 24 क्रोमोसोम्स है, तो ये गैमेट आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके डाउन सिंड्रोम का पेशेंट बनाएगा और ये गैमेट आगे जाके टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट बनाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके, सो it is a sex chromosomal disorder caused due to non-disjunction of chromosome during gamete formation
इंडिविजुअल बॉर्न विथ टर्नर सिंड्रोम हैज़ 44 ऑटोजोम्स विथ XO। जो इंडिविजुअल जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें ऑटोजोम्स 44 होते हैं, मतलब 22 पेयर्स होते हैं, लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, तो टोटल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी बॉडी में। सो दे आर टिपिकली फिनोटिपिकली फीमेल। दिखने में इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फीमेल्स का होता है। ओके, सो दिखने में ये फीमेल्स जैसे दिखते हैं। दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर, इनकी हाइट छोटी होती है टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट की। उनकी नेक जो होती है वो वेब्ड होती है। वेब्ड मतलब ऐसे जुड़ी हुई होती है, ज़्यादा ऐसे डिस्टेंस नहीं होता है, उनकी नेक शोल्डर से टच होती है। सो दे हैव अ वेब्ड नेक। लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, उनके बाल जो होते हैं वो एकदम पीछे से होते हैं। ओके, थोड़ा पीछे से उनका बाल्डनेस ज़्यादा होता है, गंजापन ज़्यादा होता है। ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट, चेस्ट उनकी ब्रॉड होगी, फ्लैट होगी और ऐसे चौड़ी छाती होगी। पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट, एक एक्स क्रोमोसोम कम है तो जिसके वजह से फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन कम बनेंगे, जिसके वजह से उनके बॉडी के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनकी ग्रोथ नहीं होती है, तो इनके ब्रेस्ट ग्रोथ नहीं होते, इनकी ओवरीज अनडेवलप्ड रह जाती है और इनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, मेंटल ग्रोथ, वो भी नहीं हो पाती है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। सो दिस इज द सिम्टम एंड दिस आर द केसेस ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो आपको टर्नर सिंड्रोम समझ में आया, दोनों रिलेटेड है। डाउन सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ टर्नर सिंड्रोम। ओके, और अब लास्ट सिंड्रोम जो है, दिस इज इंटरेस्टिंग वन, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। के इज साइलेंट, के को नहीं पढ़ना है, क्लाइन नहीं बोलना है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। इसमें ये मेल्स में होता है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम मेल्स में होता है और टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है। तो बेसिकली लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई अगर मेल है तो उसकी बॉडी में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए और सेक्स क्रोमोसोम उनका कैसा होगा, XY होगा। लेकिन अगर उस मेल में एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो उसकी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स भी ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी बॉडी, उसके कैरेक्टर्स, उसका बिहेवियर फीमेल जैसा हो। समझ में आ रही है बात? सो लाइन फिल्टर सिंड्रोम को हम बोलते हैं XXY मेल्स, मतलब 2 X क्रोमोसोम और 1 Y क्रोमोसोम वाले मेल्स। It is a chromosomal disorder, sex chromosomal disorder, caused due to extra X chromosome in males. Thus, genotype of individual is 44 plus XXY. नॉर्मल मेल्स का जीनोटाइप क्या होता है? 44 प्लस XY। लेकिन लाइन फिल्टर सिंड्रोम के पेशेंट्स का जीनोटाइप कैसा होता है? 44 प्लस XXY, मतलब टोटल 47 क्रोमोसोम्स। अब आप कंफ्यूज मत होना, डाउन सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम और लाइन फिल्टर सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम। दोनों में क्या डिफरेंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। डाउन सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम्स हैं, लाइन फिल्टर सिंड्रोम में भी 47 क्रोमोसोम्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? So the genotype of Klinefelter syndrome individual is 44 plus XXY. They are described as feminized males. Klinefelter syndrome के पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं? feminized males. feminized males मतलब इनमें फीमेल्स की थोड़ी सी क्वालिटी है। ये मेल्स हैं, इनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन इनके पास फीमेल की थोड़ी बहुत फिजिकल क्वालिटीज़ भी आएंगी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ से आया? नॉन डिसजंक्शन के वजह से। एनाफेज में क्रोमोसोम्स बराबर सेपरेट नहीं हुए, जिसकी वजह से एक गैमेट में क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया। ओके, सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। इंडिविजुअल इज मेल एंड हैज ऑल ओवर मैस्कुलिन डेवलपमेंट। दिखने में वो आदमी मेल दिखेगा, प्रॉपर मेल, ओके, एकदम मैस्कुलिन कैरेक्टर्स के साथ, पूरी डेवलपमेंट उसकी मैस्कुलिन होगी, मतलब एकदम मर्द जैसा वो दिखेगा। वॉइस पिच इज हार्श, उनकी आवाज़ बहुत मोटी होती है। दे हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, लेकिन उनका जो टेस्टिस होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, मतलब उनके स्पर्म्स डेवलप नहीं होते हैं। ओके, दे आर टॉल विथ लॉन्ग आर्म्स, उनकी हाइट यूजुअली लंबी होती है और उनके हाथ भी लंबे लंबे होते हैं। फेमिनाइन डेवलपमेंट, कुछ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के पेशेंट्स में आपको उनका चेस्ट ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है, मतलब उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गायनेकोमेस्टिया एंड नो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ऐसे पेशेंट्स में स्पर्म्स नहीं बनते हैं। देयरफॉर दीज इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, तो ये इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मीन्स व्हाट? एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स। ओके, सो डाउन सिंड्रोम पेशेंट कब, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21st क्रोमोसोम पे डिसऑर्डर होता है। उस पेशेंट में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होता है। ये डिफरेंस है डाउन सिंड्रोम और लाइन फिल्टर सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम
सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 23rd क्रोमोसोम डिफेक्टेड है। ओके, सो और टर्नर सिंड्रोम में हमने क्या देखा कि एक क्रोमोसोम कम होता है, X44 प्लस X या X0 लिख सकते हो। ओके, टर्नर सिंड्रोम यूजुअली फीमेल्स में देखा जाता है, लाइनफिल्टर सिंड्रोम यूजुअली मेल्स में देखा जाता है। तो आज का सेशन हमने काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश की है, अलग अलग सिंड्रोम्स हमने समझने की कोशिश की है, थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया के बीच का हमने डिफरेंस देखा। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है और इसी सेशन के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बार बार वीडियोज़ देखते रहो क्योंकि रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। रिविजन करोगे तो आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, यू आर एंजॉइंग आवर सेशंस। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करो और अगर कुछ डाउट है तो डाउट्स को क्लियर करके लो। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ ताकि हम आपको आगे की वीडियोस प्रोवाइड करते रहें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। ओके, शेयर करोगे तो आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा होगा और दूसरों की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी कि थैंक यू यार, तूने मुझे इस चैनल के बारे में बताया। सो प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, सी यू सून।